So welcome back to the another video. This is our class 3rd of chapter matter in our surrounding, and in this video we will cover our most important topic, that is evaporation. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So देखो ऐसा नहीं है कि ये जो इवेपोरेशन टॉपिक है ये जो इवेपोरेशन जो टर्म है ये आपने पहली बार सुनी हो या आप पहली बार पढ़ रहे हो, या आप ऑलमोस्ट थर्ड क्लास से क्या पढ़ते आ रहे हैं, मीन्स थर्ड फोर्थ, थर्ड में तो बहुत नाम की थी, फोर्थ क्लास से मतलब अच्छी खासी इसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ऐसा इस वर्ड में या फिर इसकी डेफिनेशन या ये चीज में ऐसा है क्या जी जो हम इसको हर क्लास में पढ़ रहे हैं और अब भी पढ़ रहे हैं और 10th क्लास में भी इसको पढ़ने वाले हैं। देखो इवेपोरेशन क्या है, जैसे हम इसको लिखे इवेपोरेशन EAPORATION। देखो इवेपोरेशन आपको क्या है, डेली टू डे मतलब डे टू डे लाइफ में हर जगह मतलब मैक्सिमम जगह देखने को मिल जाएगा। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल तो अभी जैसे कोरोना टाइम गया है, वहां पर हम सबसे ज्यादा यूज करते थे हैंड सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर डालते हमारे हाथ क्या बहुत ठंडा मतलब कूल फील करते थे, तो वहां पर भी कौन सा प्रोसेस लगता था, इवेपोरेशन प्रोसेस लगता था। जो आपके धूप में जो कपड़े हैं वो सूखते हैं, ड्राई होते हैं, वहां पर भी हमारा कौन सा प्रोसेस लगता है, वो भी वहां पर भी हमारा जो इवेपोरेशन प्रोसेस लगता है। मतलब गर्मियों में जब हमें पसीना आता है और जो हवा लगती है, हमें हवा मतलब फील होती है, तो जब हमें ठंडा फील होता है तो वहां पर भी हमारा क्या इवेपोरेशन प्रोसेस ही मतलब क्या लगता है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मतलब डे टू डे लाइफ में ये हमें बहुत जगह देखने को मिल जाता है। इसी वजह से हम क्या इसको हर क्लास में पढ़ते हैं और हर क्लास में इसकी नई नई चीजें आती हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन में कुछ अलग नहीं है। इवेपोरेशन का मतलब है जब आपका कोई लिक्विड जो है मतलब वाटर आपका गैसियस मींस वेपर्स में, वाटर वेपर्स में, जब आपका जो वाटर है वो आपका वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इवेपोरेशन बोलते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये क्या अलग बात हुई, इवेपोरेशन लिक्विड, आपने कहा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, उसको तो बॉइलिंग बोलते थे। अब देखो ये हो गया इवेपोरेशन और दूसरी चीज है हमारी बॉइलिंग। देखो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में सिर्फ बहुत हल्का सा फर्क है, बाकी दोनों चीजें हैं एक ही चीज, मींस दोनों में वाटर क्या है वेपर में कन्वर्ट होता है, मींस लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहां पर पॉइंट क्या चेंज है, देखो वो है इवेपोरेशन, ये है बॉइलिंग। इन दोनों का जो डिफरेंस है एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो जो बॉइलिंग होता है वो होता है होल फिनोमेना। होल फिनोमेना का मतलब है कि जब आपने देखा होगा मतलब किचन में आप कभी गए होंगे तो जब चीज़ों को उबलते हुए देखा होगा तो वो नीचे से भी, ऊपर से भी, साइड में से भी, बीच में से भी, हर जगह से क्या एक साथ उबलती है। तो ये तो क्या है पूरा होल फिनोमेना, मतलब पूरी एक साथ ही मतलब गर्म चीज होती है। ये आपका जो इवेपोरेशन है ये आपका सरफेस फिनोमेना है। सरफेस फिनोमेना का मतलब है कि मतलब आपका अगर कहीं पर पानी पड़ा हुआ है या किसी भी कंटेनर में पानी है, तो अगर वहां पर इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है तो जो पहले सरफेस के जो आपके मोलिक्यूल्स है वाटर के वो इवेपोरेट होंगे, फिर उसके नीचे वाले, फिर उसके नीचे वाले, बड़ी बड़ी मींस लेयर टू लेयर हमारे क्या होंगे, वहां पर इवेपोरेशन होगी। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ जाता है बॉइलिंग और इवेपोरेशन में, ये एक होल फिनोमेना है और वो एक सरफेस फिनोमेना आता है। अब देखो बॉइलिंग में क्या होगा, जो आपका वाटर है या कोई भी चीज है जो बॉयल होगी वो बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल होगी। जैसे यहाँ पर जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर अटेन हो जाता है तभी हमारा क्या वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। किस केस में, बॉइलिंग केस में। लेकिन इवेपोरेशन में क्या आता है, ये क्या आता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ही मतलब काम करना शुरू कर देता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमारा कुछ भी है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है लेकिन जो काम शुरू हो गया, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये 70, 80 और 30 यहाँ तक भी मतलब काम करना शुरू कर देता है। तो मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट अटेन हुआ ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर इवेपोरेशन मींस जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है इन द केस ऑफ इवेपोरेशन। तो ये मेन हमारी क्या दो डिफरेंस आ जाते हैं इन द बॉइलिंग एंड द इवेपोरेशन। ये सिंपल सा हमारा टॉपिक आता है। बाकी इवेपोरेशन की डेफिनेशन कोई अलग चीज भी नहीं है, सिंपल वही आता है, व्हेन अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स इज नोन एज हमारा इवेपोरेशन। तो ये सिंपल सा हमारा प्रोसेस आ जाता है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारे इवेपोरेशन को, मींस इवेपोरेशन तो हो रहा है लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, मींस इसके रेट को बढ़ा देते हैं, इसके रेट को कम कर देते हैं। तो उसमें से जो सबसे बड़ा, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम अपना फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो आता है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब है कि कितना, मतलब कि एरिया में वहां पर हमारी जो सनलाइट है वो पड़ रही है, मतलब कि ये कितने एरिया से मतलब वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है। मान लो हमारे पास कोई टॉवल है, आपके पास एक क्वेश्चन भी आता है, हमारे पास टॉवल है मतलब वो इस शेप में है, तो ये और इमेज को अगर फोल्ड कर दूं तो ये इतना हो जाएगा और एक बार और फोल्ड कर दूं तो ये मेरा इतना हो जाएगा। तो अगर मैं सब पे सेम सनलाइट डालूं तो मेरा क्या है, पहले इसमें से वाटर जल्दी इवेपोरेट होगा, फिर सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे ये, मींस जितना बड़ा मेरा सरफेस एरिया होगा उसमें उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन मेरा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा सनलाइट पड़ेगी एक साथ मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे,
मतलब कि अपना सरफेस को छोड़ के मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उतनी जल्दी यहाँ पर क्या है रेट ऑफ इवेपोरेशन भी होगा। तो पहला जो फैक्टर है इफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को, वो है सरफेस एरिया। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी मेरा क्या होगा इवेपोरेशन होगा। सेकंड पॉइंट आता है मेरा जो इफेक्ट करता है, जो मतलब फैक्टर है इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, वो मेरी आती है ह्यूमिडिटी, HUMIDITY। देखो ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर, मींस एयर में पहले से ही कितने क्या है मेरे वाटर वेपर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई चीज है मार्केट में पहले से भरी हुई है, मान लो फॉर एग्जांपल आप शूज लेने जाते, शूज मार्केट में है, शूज मार्केट में पहले से बहुत सारे और कोई कंपनी आती है वो नए शूज बनाती है, तो उसकी चांसेस क्या होंगे बिकने के कम होंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में हर तरह के पहले से शूज हैं। लेकिन अगर मार्केट में शूज की वैरायटीज कम है, मतलब कि डिमांड तो है लेकिन वैरायटी बहुत कम है, कि लोग मतलब कि पैसे तो हैं लोगों के पास लेकिन उनको चॉइस नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर कोई कंपनी आती है कि वो अपने नए शूज निकालती है, तो उसके शूज बिकने की चांसेस ज्यादा होंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही सेम यहाँ पर होता है, अगर आपकी हवा में ह्यूमिडिटी क्या होगी कम होगी। कम का मतलब है कि जो एयर है आसपास जो एयर है हमारे, उसमें वाटर वेपर्स की जो क्वांटिटी है वो क्या है पहले से ही कम होगी, तो यहाँ पर जो इवेपोरेशन का जो रेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कम है तो यहाँ से क्या निकलने के वहां पर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर वहां पर ह्यूमिडिटी पहले से ही ज्यादा है, मतलब वाटर वेपर्स पहले से ही ज्यादा है, तो इवेपोरेशन होके भी वो कहाँ जाएंगे? भाई हवा में तो पहले ही वाटर वेपर्स है, वो कहेंगे हम तो यहाँ पहले से परेशान है, तुम आगे और जगह घेर लो, तो वो उनको क्या वहां पर एंट्री करने भी नहीं देंगे। तो ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इवेपोरेशन का रेट ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगा। तो ये आ जाता है मेरा सेकंड फैक्टर। देखो थर्ड जो फैक्टर आता है, थर्ड फैक्टर आता है मेरा विंड। विंड का मतलब है मेरा सिंपल हवा, मतलब कि जो मतलब कि हवा चल रही है नॉर्मली, तो जो हवा है अगर वो मतलब कि सनलाइट के साथ साथ वहाँ पर हवा भी चल रही होगी तो ये भी रेट ऑफ इवेपोरेशन को बढ़ा देगी। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मतलब कि मेरा जो मतलब कोई भी क्लॉथ है ये सूख रहा है, ड्राई हो रहा है सनलाइट में, तो यहाँ पर जो हवा होगी वो इस साइड से मान लो आ रही है, तो मान लो ये वाले जो वाटर वेपर्स है, मतलब ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स थी ये हवा में चली जाएंगी इवेपोरेशन के, और इस हवा की वजह से ये क्या आगे चली जाएंगी और यहाँ का जो एरिया है वो खाली हो जाएगा। खाली होने की वजह से जो अंदर के जो अभी कपड़े में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनको जगह मिल जाएगी, मतलब कि बाहर एयर में जाने के लिए। तो अगर विंड चल रही होगी मींस हवा अगर अच्छी खासी चल रही होगी तो कपड़ा जो है वो और जल्दी सूख जाएगा, मींस जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो और जल्दी से हो जाएगा। कब? जब हमारी क्या है विंड की स्पीड मतलब अच्छी खासी होगी। तो अगर हमारी विंड की स्पीड वहां पर मतलब हवा होगी तो हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी अच्छा खासा स्पीड से होगा। आपने देखा होगा इसका एग्जाम्पल, जिस दिन मतलब कि सिर्फ धूप निकली हो, कोई हवा ना चल रही हो, और एक ऐसा दिन जिसमें धूप भी अच्छी खासी निकली हो और हवा भी चल रही है, उस दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं इन कंपैरिजन टू उस वाले दिन जिस दिन सिर्फ कैडी मतलब कि बहुत बोलते हैं ना बहुत कैडी वाली धूप निकली हुई है लेकिन हवा नहीं चल रही है, मतलब चिलचिलाती वाली धूप है, तो उस दिन कपड़े कम मतलब टाइम लेते हैं सूखने में। लेकिन जिस दिन अच्छी खासी हवा चल रही है उस दिन जल्दी से हमारे कपड़े क्या सूख जाते हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। एक तो सरफेस एरिया, सेकंड आ जाता है हमारा ह्यूमिडिटी, और थर्ड आ जाता है हमारा क्या है विंड। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ फैक्टर आता है वो आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब है कि जो हमारे वहाँ पर मतलब कि पहले से ही कितना गर्म है, तो मतलब जो एरिया है अगर वो पहले से ही गर्म होगा तो जो वाटर है वो पहले से ही मतलब कि बॉइलिंग पर मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट के पास या फिर इवेपोरेट होने के चांसेस उसके ज़्यादा होंगे। तो वहाँ पर अगर बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर जो आसपास एरिया का या फिर जो बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी हमारा क्या होगा ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आपकी क्या बढ़ती थी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, वो जल्दी से क्या है इस क्लॉथ से या फिर उस सरफेस एरिया से क्या बाहर निकल जाएंगे, और जितनी जल्दी से बाहर निकलेंगे हमारा इवेपोरेशन का रेट क्या है उतनी तेजी से हो जाएगा। तो ये चार फैक्टर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड, और लास्टली हमारा टेम्परेचर फोर्थ फैक्टर, ये चारों फैक्टर मतलब कि क्या इफेक्ट करते हैं? जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है उसको इफेक्ट करते हैं। तो ये सिंपल से आ जाते हैं हमारा इवेपोरेशन का मीनिंग, और सेकंड आ जाता है हमारा जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसको। अब देखो आप देखते हैं जो इवेपोरेशन होती है वो कूलिंग कैसे करते हैं। मीन्स आपने ये अब स्टार्टिंग में देखा था हमने, अगर हैंड सैनिटाइजर को मतलब हाथ पे लगाते हैं तो वो ठंडा कर देता है। साथ साथ आपने देखा होगा जो कपड़े हैं वो भी मतलब कि उनसे पानी निकल जाता है तो एक तरह से वो भी ठंडे हो गए। और साथ साथ जो आपके घर में मटका रखा होता है, अर्थन पॉट बोलते हैं जिसको, वो भी क्या होता है पानी को ठंडा कर देता है, और उस पर हम टच करें तो बाहर से टच करें तो वो हमें भी ठंडा लगता है। तो ऐसा क्यों लगता है? या फिर हम हाथ में पेट्रोल डाल लें और वो पेट्रोल जब इवेपोरेट हो जाता है तो हमें हाथ में ठंडा फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये हम चीज चेकआउट करते हैं। देखो बड़ा सिंपल सा केस है। इसमें मान लो ये मेरा कोई सरफेस एरिया है,
तो यहाँ से मतलब कि इसमें क्या अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी, तो जब ये इवेपोरेट होंगी तो इवेपोरेट होने के लिए यहाँ पर क्या होना है, मतलब वाटर्स को वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है मतलब लिक्विड की फॉर्म है, इसको गैस में कन्वर्ट होना है। तो गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर हमें लिक्विड से गैस में जाना तो हमें क्या हीट प्रोवाइड करनी होगी। अब यहाँ पर जो इन ड्रॉपलेट्स को क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो ये हीट कहाँ से लेंगे, ये हीट दो जगह से लेंगे। एक तो अगर इन पर सनलाइट पड़ रही है वहाँ से हीट मिल जाएगी, सेकेंड ये जो बॉडी है ना ये इससे हीट लेंगे। मीन्स अगर हम अपने हाथ पेट्रोल डालते हैं थोड़ा सा, तो वैसे डालना नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें ज़्यादा करनी नहीं चाहिए। अगर हम हाथ पे हल्का सा अल्कोहल या कोई पेट्रोल या फिर सेफली खेलने के लिए हैंड सैनिटाइजर डालते हैं तो वो इवेपोरेट हो गया, कूलिंग करेगा। वो कैसे, तो वो जब इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के लिए उसको क्या चाहिए, हीट। वो हमारे हाथ में से हीट निकालेगा, और जो हाथ में से जब हीट निकल जाएगी, अब किसी जगह से गर्मी निकल गई, बोल सकते हैं हीट निकल गई, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर कूलिंग हो जाएगी। तो जो इवेपोरेशन होता है वो हमारा क्या कूलिंग करता है, वो इसी वजह से करता है क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स हीट निकाल लेती है बॉडी में से, और हीट निकल गई तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगी, वहाँ पर कूलिंग होगी। तो ये रीजन आ जाता है कि जो इवेपोरेशन होता है वो कूलिंग को करता है। तो ये सिंपल से हमारा मतलब कि सिंपल सा टॉपिक आ जाता है इवेपोरेशन, काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। बाकी इसके जो डे टू डे लाइफ यूजेस आ जाते हैं, बाकी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आएंगे जो इंटरनली भी क्वेश्चन है बुक में। जैसे हमारे यहाँ पर आ जाएंगे पेज नंबर हमारे आ जाते हैं 10 पर, पेज नंबर 10 पर ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। और जो एक्सरसाइज के बैक में जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन इवेपोरेशन के आ जाते हैं। बाकी जो आपकी एक बुक आती है लखमीर सिंह, उसमें भी आपके काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि जो लखमीर सिंह बुक है उसको भी आप परचेज कर लेना, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उनकी आप प्रैक्टिस करना। तो हमने देख लिया कि जो इवेपोरेशन होता है उसका मीनिंग क्या होता है, वो बॉइलिंग से कैसे अलग होता है, कौन कौन से फैक्टर्स उस पर इफेक्ट करते हैं, और साथ साथ वो जो इवेपोरेशन होता है वो कूलिंग कैसे करता है। तो ये सिंपल सा हमारा क्या टॉपिक आ जाता है। आई होप आपकी सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले जो हमारे इंटरनल क्वेश्चन है एनसीईआरटी के इस चैप्टर के, उन सबको हम करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और जो उसके सॉल्यूशन है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और उससे नेक्स्ट क्लास में जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज आती है इस चैप्टर की, उसको हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू।